हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे एनडीए नेट के पेपर 1 के 25 क्वेश्चंस की। डेली हम इसमें 25 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। यानी कि कॉग्निटिव डोमेन जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि हम ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन दिए गए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो उसमें जो पहला है कॉग्निटिव डोमेन, तो उसमें इस आपको बताना है ऑप्शंस में से कौन सा एग्जाम्पल है। डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक टॉपिक, डेवलप अ फोटोग्राफिक फिल्म, टाइप एन ऐसे, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस। बहुत ही सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि आप नहीं समझ पाए। ठीक है, आप नेट एग्जाम दे रहे हैं तो इतना इंग्लिश आपको आना चाहिए। बताइए, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर कौन सा आपको लगता है कि ये इसमें फिट बैठता है। कॉग्निटिव होता है, अफेक्टिव होता है एंड साइकोमोटर होता है। साइकोमोटर हमारे जो नेवी मोटर एक्टिविटीज होती हैं जो हम अपने हैंड से करते हैं, उनमें हेल्प करता है हमारे। बताइए। देखिए, कॉग्निटिव डोमेन में आता है हमारा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सब चीजें आती हैं। तो ये किसका पार्ट क्या बता रहा है? डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक टॉपिक। तो इसमें ही तो आप पहले अंडरस्टैंड करोगे, नॉलेज गेन करोगे, फिर अंडरस्टैंड करोगे, एनालिसिस करोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग। बताइए, अगर आपको वो कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर नहीं आता है तो प्लीज बता दीजिएगा। हम बहुत शॉर्ट में उन तीनों को डिस्कस कर लेंगे क्या होता है। बताइए। अभी मैंने आपको साइकोमोटर थोड़ा बताया था। डेमोन्स्ट्रेट अवेयरनेस टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, कंप्यूटिंग द रिजल्ट्स ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट्स, या फिर नरेटिंग अ स्टोरी। बताइए। बहुत ही सिंपल है। अभी साइकोमोटर में मैंने आपसे क्या कहा था कि इसमें हमारा कुछ मूवमेंट होता है। साइकोमोटर का मतलब होता है आपका माइंड एंड आपकी हैंड की कुछ मूवमेंट होगी। तो देखिए, यहाँ पर आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे कोई भी अवेयरनेस, उसमें आपका कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी। कंप्यूटिंग द रिजल्ट ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट्स, अगेन 2, इसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। एंड फोर्थ ऑप्शन है नरेटिंग अ स्टोरी, अगेन कोई भी इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी किसमें हो रही है? आपकी ऑप्शन बी में, परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें क्या होगा? आपका हेड का मूवमेंट होगा, हैंड का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फिजिकल एक्टिविटी आपकी हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है स्टेटमेंट। ऑप्शन है टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर द सेम कॉन्सेप्ट्स। बी है देयर इज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। थर्ड है एजुकेशन इज अ वाइड टर्म दैन टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च एक्सेट्रा। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। बताइए, इनमें से कौन सा आपको लगता है कि सही है, फॉल्स है हमारा। देखिए, यहाँ पे फॉल्स है हमारा। टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर दी सेम। दोनों में बहुत अंतर है। टीचिंग में हम कुछ लर्न करते हैं, इंस्ट्रक्शन में हमको कोई गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है कि हमें कौन सा काम किस तरह से करना है। तो दोनों में बहुत अंतर है। और इसमें कहा है सेम कॉन्सेप्ट। सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है टीचिंग इज बेस्ड अपॉन दी मास्टरी ऑफ। यानी कि टीचिंग जो है किस पे डिपेंड होती है? मास्टरी किस चीज की है? नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, टीचिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा? देखिए, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि टीचिंग के अंदर क्या होता है? हमें नॉलेज होनी चाहिए, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट है, उसमें टीचिंग स्किल्स में हमें मास्टर होना चाहिए, हमें डिसीजन मेकिंग स्किल्स में मास्टर होना चाहिए, तभी हम इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। जब तक हमें सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगी, हमें बच्चों को डील करना नहीं आएगा, या फिर किस बच्चे के साथ किस तरह से बिहेव करना है, या उसको किस तरह से समझाना है, क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी समझने की अलग होती है। तो सबको उनके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है। हमें क्लास के अकॉर्डिंग देखना होता है, उनका जो लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके अकॉर्डिंग देखना होता है। तो इसमें हम सबको मास्टरी होना चाहिए अगर हम टीचिंग की बात करें तो। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द टीचिंग मैक्सिम्स। अब इसमें से कौन सा हमारा टीचिंग मैक्सिम्स है? फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, या फिर फॉलो नेचर। बताइए। मैक्सिम्स क्या होगा हमारा टीचिंग मैक्सिम्स? देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम साइकोलॉजी के साथ साथ से लॉजिकल पे जाते हैं कि ऐसी चीज क्यों हुई, क्या था इसका तरीका, या फिर ये इसका क्यों मीनिंग इसका निकला, या फिर इसका ये सोल्यूशन क्यों आया, हम लॉजिक पे जाते हैं। फिर एनालिसिस से हम सिंथेसिस पे जाते हैं, कॉन्क्रीट से हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, यानी कि एक पूरा निचोड़ निकालते हैं किसी भी चीज का कि हाँ ये इसका मेन क्रक्स है। और फॉलो नेचर, हम नेचर भी कोई फॉलो करते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे होगी, या फिर इस एनवायरनमेंट में इसका रिजल्ट अलग हो जाएगा, तो ये सब चीजें हम देखते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिसिस मीन्स। अब एनालिसिस का क्या मतलब है आपको ये बताना है। देखिए ऑप्शंस है, एबिलिटी टू ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, टू कंबाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, या बोथ ए एंड बी, या फिर इट इज ऑलवेज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सिंथेसिस। बताइए। देखिए हर चीज का आंसर ना प्रैक्टिकली लेके सोचिए। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक पेपर दिया, वो पेपर पूरा, उसमें पूरा मैटर वो लिखा हुआ है उस पेपर में, तो आप उसको कैसे कैसे पढ़ोगे? आप उसको थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ वाइज पढ़ोगे, तभी तो आपको समझ में आएगा, उस पर आप कुछ एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। और अगर वही पेपर जैसे मैंने आपको पैराग्राफ फॉर्म में दिया, लेकिन अगर पैराग्राफ फॉर्म की जगह मैं आपको वो पेपर में जो पॉइंट्स हैं वो आपको पॉइंट में लिख के दे दूं, तो आपको समझने में आसानी होगी, एनालिसिस आप इसलिए कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने मैंने उसी चीज को ब्रेक कर दिया, उन लाइंस को ब्रेक कर दिया, पॉइंट में लिख दिया, और अब समझने में आपको आसानी हो रही है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एबिलिटी टू ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। तो एनालिसिस करने में हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम इजी आर कॉल्ड। अब यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी कंटेंट आप प्रेजेंट करते हैं तो उसका रूल, हम उसको इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको उस मेथड को क्या बोलेंगे? मेथड्स ऑफ टीचिंग कहेंगे, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, या फिर टीचिंग स्ट्रेटजीज। बताइए। यानी कोई भी ऐसा रूल है जिसको आप इजी बना रहे हैं, जिससे कि वो हम इजीली समझ पाए, उसको इजी वे में आप प्रेजेंट कर रहे हैं। बताइए। क्या हो जाएगा? ये हमारा कहलाता है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में क्या होता है, हम चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हैं। अभी जैसे आपने देखिए ऊपर भी पढ़ा था मैक्सिम्स के बारे में, ये रहा। साइकोलॉजी से लॉजिकल में जाना, एनालिसिस सिंथेसिस में, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, उनको इजी बनाते हैं, जिससे कि हम किसी भी चीज को अच्छे से समझ पाए। क्योंकि लॉजिक होगा किसी भी चीज में तो वो समझने में आसानी होगी कि हाँ इसका ये पर्पस इसलिए आया निकल के, क्योंकि इसमें ये लॉजिक लगा है, या फिर ये साइंटिफिक चीज है इसके अंदर, इसलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हमारे ये निकला है, ठीक है। नेक्स्ट है, विथ स्मॉलर क्लासेस टीचर्स आर मच मोर एबल टू। यानी कि जो छोटी क्लासेस होती हैं उसमें टीचर सबसे ज्यादा क्या होती हैं, आइडेंटिफाई लर्निंग प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाती है, प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन, अडेप्ट इंस्ट्रक्शंस टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए। आप खुद सोचिए, अगर आपको एक बड़ी क्लास दी जा रही है और एक छोटी क्लास दी जा रही है, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे एक छोटी क्लास में? बताइए। हर क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे ना, तो आंसर अपने आप निकल आएगा, क्योंकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इजी सब्जेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आप स्टूडेंट्स को अटेंशन दे सकते हैं, आपको हर स्टूडेंट पर्सनली पता होगा कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, ये लर्न क्यों नहीं करता है, या फिर करती है,
पर्सनल प्रॉब्लम है उसकी, उसकी फैमिली प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम है, आप हर बच्चे को इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो आपको अपने स्टूडेंट्स अच्छे से समझ में आएंगे और आपको उनका पैटर्न पता होगा कि हाँ, ये बच्चा थोड़ा शैतान है लेकिन वो इस तरीके से समझ सकता है कोई भी मैटर। हाँ, लेकिन ये बच्चा बहुत होशियार है, इसको बस थोड़ा सा पॉइंट दो, ये समझ जाएगा। तो आपको हर बच्चे का एक आइडिया लगा होगा कि हाँ, ये बच्चा ऐसा है, या फिर इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, या फिर इसको इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, इसलिए सिर्फ इस सब्जेक्ट में ये नहीं पढ़ता है। तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग करियर इज, बताइए। Meritorious academic record, communication skills, one's personality and ability to relate to class and students, और organizing ability, बताइए। एक टीचिंग करियर में बिगनिंग में कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहले आता है हमारा हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको हम क्लास से किस तरह से रिलेट कर पाए, स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से रिलेट करें। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज अ फंक्शन ऑफ, बताइए किसका फंक्शन है? मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, टीचर्स ऑनेस्टी, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, या फिर टीचर्स लाइकिंग फॉर द जॉब ऑफ टीचिंग, बताइए। क्या होगा इसका आंसर? इफेक्टिव टीचिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो किस हद तक समझ रहा है, समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डिसिप्लिन ऑनेस्टी ये सब बात की बात है। जब तक स्टूडेंट समझेगा नहीं तो वो सारी चीज़ें डिसिप्लिन में रखना, उन्हें ऑनेस्टी के साथ रखना, ये सब गलत है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चा जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझ जाए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मैच करना है, आपको फिलॉसफी दी हुई है और बताना है किस किस की करेक्टरिस्टिक है वो। आप देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन से रहे, टैगोर की क्या थी? विवेकानंद जी, महात्मा गांधी एंड बुद्धिज्म, बताइए। बताइए क्या होगा? अब आपको सही दिख रहा होगा। देखो, टैगोर ने क्या कहा था? टैगोर ने कहा था कि चाइल्ड जो है वो एक बुक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। द चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल काइंड्स ऑफ बुक, यानी कि एक बच्चा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें बच्चों को देखना है कि वो क्या सीख रहे हैं, क्या सीखना चाहते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा, सॉरी, फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, यानी कि थ्री। फिर देखिए, विवेकानंद जी ने डॉक्ट्रिन ऑफ धर्म के बारे में कहा है, यानी कि धर्म पे बात की है, तो हो गया ये दो का चार। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है? इन्होंने कहा था ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बात की है, हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, आ गया एक। फिर है बुद्धिज्म, बुद्धिज्म ने क्या बात की है? इन्होंने योगा इज अ मेथड ऑफ एजुकेशन, इन्होंने योगा के ऊपर बात करी है। तो डी का क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी सॉरी, एक मिनट। टैगोर जी ने कहा है चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल काइंड्स ऑफ बुक, एंड विवेकानंद जी ने कहा है योगा इज अ मेथड ऑफ एजुकेशन, इन्होंने योगा पे फोकस किया है। और महात्मा गांधी जी की बात करें तो इन्होंने फोकस किया है हमारा हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी पर, और बुद्ध ने बात करी है डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म पर। ठीक है, इन्होंने कर्म को ज्यादा महत्व दिया है। और महात्मा गांधी ने ओवरऑल पर्सनैलिटी को, यानी कि हारमोनियस डेवलपमेंट होना चाहिए। और विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने योग को फोकस किया है, एंड टैगोर ने कहा है कि सभी तरह की बुक्स को देखते हुए हमारे चाइल्ड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुक से। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट है
Who said that education is man making? It is that by which character is formed, strength of mind is increased, intellect is expanded, and by which man can stand on his own feet. यानी आपको बताना है ये किसने कहा है कि एजुकेशन जो है वो मैन मेकिंग है, वो करेक्टर फॉर्म करती है, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड है, इंटेलेक्ट स्पेंड होता है, बाय विच मैन, किसने कहा था कि एक आदमी अपने पैरों पर खुद खड़ा होता है? स्वामी विवेकानंद ने बात करी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने? क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद जी। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। नेक्स्ट है, प्रायर टू टीचिंग द टीचर डज identification of objectives, preparation of teaching lesson plans, know the interest of students and all of the above। बताइए, टीचिंग से पहले एक टीचर को क्या करना चाहिए? क्या करता है एक टीचर? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। उसे लेसन प्लान भी करना है, बनाना है कि क्लास में जाके उन्हें क्या पढ़ाना है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी देखना है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने टीचिंग एड्स तैयार कर पाए, टीचिंग मेथड्स यूज कर पाए, और साथ में उसे आइडेंटिफिकेशन भी करना है ऑब्जेक्टिव्स का, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स टीचिंग इज एक्टिव बट स्टूडेंट्स मे और मे नॉट बी एक्टिव, टीचर मे बी एक्टिव और इनएक्टिव बट स्टूडेंट्स आर एक्टिव, टीचर से एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए, एक टीचिंग इफेक्टिव किस तरह से होगी? बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, टीचर और एक स्टूडेंट दोनों को एक्टिव होना चाहिए। अगर सिर्फ टीचर ही टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट शांत से बैठा है, कोई क्वेरी नहीं कर रहा, तो वो भी टीचिंग बेकार है। और अगर सिर्फ स्टूडेंट ही एक्टिव है, टीचर कोई जवाब नहीं दे रही, कुछ भी अच्छे से नहीं समझा रही है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, तो वो भी बेकार है। दोनों को ही एक्टिव होना है, दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। टीचर को भी अच्छे से समझाना है, स्टूडेंट को बीच में क्वेरी भी पूछनी है, क्योंकि जब तक क्वेरी नहीं पूछोगे तब तक आपको कोई भी डाउट क्लियर नहीं होगा और ना ही वो टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर एंड द मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम्स ऑफ टीचिंग इज, बताइए, टीचिंग का मोस्ट एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायरेबल डायरेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्डिंग करेक्टर्स ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर गेटिंग सेलेक्टेड फॉर अ सिलेक्टेड जॉब। बताइए, सबसे ज्यादा जो एक्सपेक्टेड होता है आउटकम टीचिंग में, वो होता है उनके बिहेवियर में चेंज आना। जो भी अब उनका डिजायरेबल आउटकम्स में अगर हम स्टूडेंट को लेके जाते हैं तो उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी। क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग एफिशिएंसी की? मास्टरी होना चाहिए, मास्टरी डिफरेंट टेक्निक्स में, मास्टरी अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सिंपल है, सभी में मास्टर होना चाहिए। ठीक है, तभी एक टीचिंग इफेक्टिव हो पाएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अ गुड कम्युनिकेटर कांट बी गुड टीचर, गुड कम्युनिकेटर हैज गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अ गुड कम्युनिकेटर हैज वाइड रीडिंग नॉलेज, अ गुड कम्युनिकेटर हैज कमांड ओवर लैंग्वेज। बताइए, यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कांट बी, कैन भी हो सकता है, क्योंकि एक गुड टीचर बन सकता है एक गुड कम्युनिकेटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, टीचर इज सक्सेसफुल ओनली इफ ही, एक टीचर सक्सेसफुल हो सकता है यदि केवल वो उसे सब्जेक्ट नॉलेज हो, थॉरोली प्रोड्यूस 100% रिजल्ट, इज अप्रोचेबल, पब्लिश पेपर्स इन जर्नल्स एंड रेप्यूट। बताइए, ऑफ रेप्यूट। तो सक्सेसफुल हो सकता है अगर, कब? उसे क्या होगा? अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, सबसे इंपॉर्टेंट तो सब्जेक्ट नॉलेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द टीचर इफ अ टीचर वांट्स टू एनहेंस हिज इनकम ही शुड, यानी कि एक टीचर अगर अपनी इनकम को एनहेंस करना चाहता है, उसे होना चाहिए क्या? टीच इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ड्यूरिंग एक्स्ट्रा टाइम, टॉक मोर रेम्यूनरेटिव वर्क्स इन द स्कूल कॉलेज, फिर है ज्वाइन कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट्स अदर देन टीचिंग, या फिर राइट बुक्स। बताइए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट है, एज अ प्रिंसिपल यू विल एनकरेज योर टीचर कलीग्स टू,
यानी कि एज अ प्रिंसिपल आप अपने टीचर कलीग्स जो होते हैं उनको किस तरह इनकरेज करेंगे? पार्टिसिपेट करने के लिए सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस में इंडिया एंड अब्रॉड, पार्टिसिपेट इन रिफ्रेशर्स कॉलेजेस फॉर एनहेंसमेंट ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, डूइंग कम्युनिटी सर्विसेज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आप एज अ प्रिंसिपल अपने टीचर कलीग्स जो होते हैं उनको किस तरह से इनकरेज करेंगे? और सभी ऑप्शन सही हैं। आप उन्हें सेमिनार के लिए इनकरेज कर सकते हैं, कोई कोर्स के लिए उनको बोल सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसी कम्युनिटी सर्विस उनको करवाने के लिए बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन हेल्प अ टीचर इनकलकेट सोशल एंड मॉरल वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स? बताइए। Deliver lectures on values, show TV programs, involve students actively in co-curricular activity, या फिर observe religious festivals। इजी है, बहुत ही इजीली बता सकते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को करिकुलर एक्टिविटीज में एंगेज करेंगे तो हम इस तरह से मोरल वैल्यूज और कल्चरल वैल्यूज जो होते हैं, सोशल वैल्यूज, वो उनके अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। एक टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, एक टीचर इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकता है यदि। अब ऑप्शंस आप यहाँ देखिए। एक टीचर गुड कम्युनिकेटर कब बनेगा? जब वो इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज यूज करे, हेल्प्स करे स्टूडेंट को गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचेस, आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन टीचिंग, या फिर ही हेल्प्स स्टूडेंट्स गेट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक। बताइए, एक टीचर गुड कम्युनिकेटर कब बनेगा? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मीनिंग बताए जो भी उन्होंने बीच बीच में पढ़ाया है, यानी कि जो भी वो पढ़ा रहे हैं उनको बीच बीच में अदर एग्जाम्पल्स के थ्रू या जो भी उनका तरीका है उससे वो समझा पाए उसके मीनिंग को। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, टीचिंग इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज presenting the information give in the test book, asking questions in the class and conducting examination, helping students prepare for and pass the examination, या फिर helping students to learn। बताइए, एक टीचिंग हायर एजुकेशन में टीचिंग किस तरह से इम्प्लाई करती जाती है? देखिए, ए हायर एजुकेशन की बात की जा रही है तो ये नहीं हो सकता। आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, ये भी नहीं हो सकता। हेल्पिंग स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर एंड पास द एग्जामिनेशन, नो। हम उनको सिर्फ हेल्प कर सकते हैं उनको लर्न करने में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर, टीचिंग इफेक्टिव हो सकती है यदि टीचर इज द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, हैज मच एक्सपीरियंस इन टीचिंग द सब्जेक्ट, starts from what students know already, use many instructional facilities। देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार घुमा के आ गया है, आपको बस इसका एक मेन चीज पता होनी चाहिए कि हाँ, टीचिंग इफेक्टिव कब होती है। देखिए, मास्टर है नो डाउट, बट इससे टीचिंग कैसे इफेक्टिव बनेगी? ठीक है, हाउ एक्सपीरियंस से भी कोई मतलब नहीं है। मतलब ये होता है कि हमारा बच्चा जो हमारा स्टूडेंट है वो पहले से कितना जानता है, फिर हम वहां से उसको समझाएं या फिर उस नॉलेज को लिंक करते हुए आगे की नॉलेज उनको ट्रांसफर करें। ठीक है, तो वहां पर हमारी टीचिंग इफेक्टिव हो सकती है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ कॉलेज टीचर विल really help the students when she dictates notes in the class, is objective in her evaluation, encourage students to ask questions, या फिर cover the syllabus completely in the class। बताइए, एक कॉलेज टीचर अपने स्टूडेंट्स को रियल में कब कैसे हेल्प करेगा? when she, जब वह, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इज ऑब्जेक्टिव इन हर इवेल्युएशन, जब उनके ऑब्जेक्टिव्स उसके इवेल्युएशन में हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यही थे क्वेश्चंस आज के 25। आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।